तो स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में भी हम इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आरपीएफ और एमटीएस के एग्जाम के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं पेन एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। ओके, हो गया। ठीक है, बढ़ते आगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? बताइए, भारत का जो अनुच्छेद है 32 वो किससे संबंधित है? कमेंट करिए आप लोग इसका सही आंसर। इसका संबंध संवैधानिक उपचार का अधिकार। याद रखिए, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसे भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संवैधानिक उपचार का अधिकार हमारे भारतीय संविधान की आत्मा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कुछ और हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। ये देख लीजिए पहले, जो इसमें ऑप्शन है जीवन का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 से दिया गया है, आर्टिकल 21 में जाता है। संपत्ति का अधिकार, याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकारों में आता था, लेकिन इसे 44वें संशोधन के अनुसार 1978 में इसे हटाकर 300 ए, आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया। पहले ये मौलिक अधिकार में था, याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 44 में किसके लिए प्रावधान है? तो ये जो भारतीय संविधान है कि अनुच्छेद 44 में किसके लिए प्रावधान है? जब याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जिसका आंसर है समान नागरिक संहिता। इसका मतलब ये आप जान लीजिए, इसमें जो है इसका मतलब, एक सेकेंड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ जी। इसका मतलब होता है कि हिंदू में जैसे कि एक ही शादी कर सकते हैं पुरुष, उन्हें दूसरी या अन्य शादी करने के लिए उन्हें अपनी पहली पत्नी से परमिशन लेना पड़ता है। और अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो तीसरी करने के लिए पहली दोनों से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन जो इस्लाम है उसमें ऐसा नहीं, उसमें एक पुरुष 4 स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। इसी का अधिकार इसमें है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 का या 48 ए जिसे कहते हैं में राज्य को खालिस्तान की संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण। याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए यानी शिक्षा है वो आर्टिकल 21 ए में आता है या 45 में शिक्षा का अधिकार रखा गया है। और जो व्यवसाय है, व्यवसाय को आर्टिकल 19 जी में रखा गया है, याद रखिएगा। और जो खनिज संसाधन है उन्हें आर्टिकल 43 ए में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, इसे ये जो बांध है ये भागीरथी, जो भागीरथी नदी है, भागीरथी और भिलांगना नदी, भागीरथी और भिलांगना नदी का संगम है यहाँ पर। याद रखिएगा, यहाँ पर इनका संगम है। बढ़ते हैं अगले नहीं, इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स देख लेते हैं पहले, सॉरी जी, इसका और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी हाइट याद रखिएगा, जो इसकी हाइट है वो 200, एक सेकेंड, जो इसकी हाइट है वो 261 मीटर है, याद रखा। इसे रॉकफिल रॉकफिल डैम भी कहते हैं। आपका ऑप्शन डी, जो भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध जो हिमाचल प्रदेश में है, वो दूसरा सबसे ऊंचा है, याद रखिएगा। ये जो आपका था पहला सबसे ऊंचा था, और ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी जो हाइट है वो 226 मीटर है, याद रखिएगा। और तीसरा सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध गुजरात में जो है, वो ये थर्ड लार्जेस्ट मतलब हाइट वाला है, याद रखिएगा। इसकी जो हाइट है वो 163 मीटर है, याद रखें। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 163 मीटर इसकी हाइट है, याद रखिएगा। और जो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में, ये महानदी पर, याद रखिएगा, जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर स्थित है, महानदी पर सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड जो बांध है वो सबसे लंबा बांध है। उसकी जो लंबाई है वो 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर। और याद रखिए, जो सरोवर जो सरोवर सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी पर है। या अब बताइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अब कमेंट में बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा बांध। ये बांध आपका जिनपिंग, बांध का नाम है जिनपिंग, जिनपिंग, जो चाइना में है, याद रखिएगा, जो आपका चाइना में है। और ये कहा, और ये किस नदी पर है? यालोंग, यालोंग नदी पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। याद रखिएगा, ये जो है वो आंध्र प्रदेश, ये दो जगहों पे आता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो जगह पर स्थित है। और ये दुनिया का, मतलब दुनिया का सॉरी, भारत का सेकंड सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, याद रखिएगा। ये दूसरा सबसे जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का द्वितीय सबसे बड़ा इमारत है, भारत की द्वितीय सबसे बड़ा इमारत, क्या आपका ऑप्शन डी, बरही पानी, जो बरही पानी है। इसकी जो ऊंचाई है 399 मीटर है, याद रखिएगा, जो उड़ीसा में है। सॉरी, क्वेश्चन गलत है, आप यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। भारत की द्वितीय सबसे बड़ा झरना है यहाँ पर, याद रखिए, झरना है ये बरही पानी है, जिसकी मतलब जो हाइट है 399 मीटर है, उड़ीसा में स्थित है। और ये जो है बुंधबल बुंधबलगा बुंध बलगा नदी पर स्थित है। और जो सबसे ऊंचा झरना है, जो सबसे ऊंचा झरना है, याद रखिएगा, वो कुंचिकत कुंचिकत है, जो कर्नाटक में स्थित है।
सिमिगा कर्नाटक, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में है, यानी वाटरफॉल कहां पर है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। जो थोसेघर वाटरफॉल है वो महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताइए, मगध की जो प्रथम राजधानी थी, ऑप्शन सी गिरिब्रिज, उसके बाद आपका राजगिरी, और जो अंतिम उसकी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। मगध के संस्थापक क्रमश जो प्रथम संस्थापक थे, याद रखिएगा, बृहदत्त। क्रमश याद होने चाहिए, इसका एक जैसे ट्रिक भी है, HSNM, याद रखिएगा। जो हर्यक वंश थे, उसके बाद एक सेकंड में से क्लीन कर लेता हूं। चलिए चलते हैं आंसर सी, और इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से वंश यहाँ पर आए और मतलब शासन किस किसने किया। तो जो यहाँ का वंश था, प्रथम जो बृहदत्त के बाद थे हर्यक वंश, उसके बाद आपका है शिशुनाग के बाद नंद वंश, उसके बाद आपका मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, और जिसके शासक थे याद रखिएगा हर्यक वंश के, बिंबिसार, जो इनका शासनकाल 52 साल का था। शिशुनागर थे, शिशुनागर वंश के संस्थापक शिशुनागर। नंद वंश के जो शासक थे महापद्मनंद, और मौर्य वंश के शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। और ये जो मगध था वो कहाँ स्थित था, याद रखिएगा, वो गंगा और सोन नदी के बीच स्थित था। मगध का जिक्र अथर्ववेद में है, याद रखिएगा। मगध का जो जिक्र है वो किस वेद में है, तो वो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में जिसमें जादू टोना का जिक्र है, जो सबसे नया वेद है। मगध में महाजनपद कितने थे बताइए? जो महाजनपद थे उनकी संख्या 16 थी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य के स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य उनकी किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो उन्होंने नंद को पराजित किया था। जब चाणक्य वहां गए थे, जब सिकंदर जब आ रहा था विजय प्राप्त करने के लिए, तो चाणक्य गए थे नंद के पास। उन्होंने बोला कि आक्रमण कर रहे हैं सिकंदर, तो उन्होंने उनके बात को मजाक उड़ा दिया। तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और उससे नंद वंश का विनाश करवाया, और उसके बाद उन्होंने सिकंदर को भी वहां से पराजित करके भगा दिया था। तो ये जो सिकंदर का जो अटैक हुआ था वो 326 बीसी में, और ये चाणक्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अंतिम प्रश्न है हमारा। दिन के किस समय प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो याद रखिएगा, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम दोपहर में होता है। और यहां से आप समझिएगा प्रकीर्णन का कारण, जैसे
आसमान नीला दिखाई देता है। आसमान नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जैसे आप ग्लास में पानी, कांच के ग्लास में पानी या दूध लेके लाइट कलर लाइट उस पर जो लेजर लाइट होती है वो डालिएगा, प्रकाश वहां बिखरेगा, टूटेगा, वही टिंडल प्रभाव होता है। आप करके देख लीजिएगा। और एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है वो भी आप याद रखिएगा, आई समानुपाती 1 में लैम्डा के पावर 4, याद रखिएगा। यहाँ पर लैम्डा जो है वो तरंग दैर्घ्य है, यहाँ पर याद रखिएगा लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, और जो आपका यहाँ पर आई हो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन। ये घटेगा तो ये घटेगा, ये मान लीजिए ये घटेगा तो प्रकीर्णन घटेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा। दोनों ये सिरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखिएगा, अपोजिट प्रोपोर्शनल होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।